इधर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ JIGL। चलिए, सो शैल वी स्टार्ट। सो विल सी। आज हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस JIGL के ख़त्म करें, ऐसा इरादा लेके मैं आया हूँ। लेट्स सी हाउ मच वी आर एबल टू डू। चलिए, सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 1, डिफाइन द टर्म ऑर्बिटर dicta and also distinguish between obiter dicta and ratio decidendi। दोनों के बीच में क्या बताइए, डिफरेंस भी बताइए। लिखा क्वेश्चन? चलिए, नाउ विल स्टार्ट इट्स आंसर। क्या होता है ऑर्बिटर डिक्टा? एग्जैक्टली, बेसिकली आपने बिल्कुल सही बोला है कि कोर्ट के इंटरनल रिकॉर्ड्स में, कोर्ट के इंटरनल रिकॉर्ड्स जब हम देखते हैं तो जो फैक्ट्स और जिन फैक्ट्स के आधार पे एक कोर्ट फैसला सुनाता है, एक मिनट, यस, उनको हम क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटर डिक्टा। सो आइडियली बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, सो सबसे पहले क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला, हमको ऑर्बिटर डिक्टा के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, और दूसरा हमको लिखना है ऑर्बिटर डिक्टा और रेशियो डिसाइडेंडी में डिफरेंस क्या है। तो एकदम सिंपल वे फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको पता है सोर्सेज ऑफ लॉ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस चैप्टर को सीरियसली नहीं लेते, जो बिल्कुल गलत है। नाउ सबसे पहले लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लिखिए, ऑर्बिटर डिक्टा refers to the facts and principles which were considered by the courts, ऐसे फैक्ट्स और ऐसे प्रिंसिपल जिनको कोर्ट ने कंसीडर किया था एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री और ऑर्डर्स। Normally, second point, when the courts find difficult, जब कोर्ट्स को कठिन लगता है, क्या लगता है, क्या कठिन लगता है? अरे सर स्क्रीन बंद हो। चले, normally when the court finds difficult in passing the decisions as per the
established principle of law or as per the accurate provisions of law। मतलब जब लॉ के एग्जैक्ट प्रोविजंस के हिसाब से, लॉ के एग्जैक्ट प्रोविजन के हिसाब से जब कोर्ट डिसीजन देने की स्थिति में नहीं होता तो द कोर्ट refers to obiter dicta, and obiter dicta is not the part of decree or the decisions of the case, decision of the court। ठीक है ना। सो एक जनरल हमने बता दिया कोर्ट को कि व्हाट एग्जैक्टली ऑबिटर, एग्जामिनर को हमने एक जनरली बता दिया कि ऑबिटर डिक्टा का मतलब क्या होता है। सो जो फैक्ट्स और जो प्रिंसिपल कोर्ट कंसीडर करता है एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री, जैसे अगर आपको याद है लिबरल कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था। सो लिबरल कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी इंसान की, मजदूर की डेथ फैक्ट्री में नहीं होती, फैक्ट्री से 10 किलोमीटर दूर होती है, ठीक है, और 10 किलोमीटर दूर जब होती है, 10 किलोमीटर दूर जब होती है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि लॉ में लिखा है कि अगर उसकी डेथ फैक्ट्री में होती तो ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो लॉ के हिसाब से तो आइडियली कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए, बट कोर्ट क्या करता है? कोर्ट इस केस में लिबरल इंटरप्रिटेशन करता है। अग्रीव्ड लेबर को रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट लॉ के स्कोप को बढ़ा देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोर्ट जब डिसीजन देगा तो यहाँ पे ऑबिटर डिक्टा का यूज करेगा। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट यहाँ पे लॉ के इंटरप्रिटेशन को एक्सपेंड कर देगा और बोलेगा कि भले ही वो फैक्ट्री से 10 किलोमीटर दूर मरा, बट वो फैक्ट्री के लिए निकल चुका था अपने घर से, तो हम ये मानेंगे कि वो फैक्ट्री में ही मरा है और लेबर को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो कोर्ट डिसीजन में डायरेक्टली लिख देगा कि उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बट फैक्ट और प्रिंसिपल क्या थे कि भाई उसको हमको रेमेडी प्रोवाइड करनी। तो ये फैक्ट और प्रिंसिपल के हिसाब से डिसीजन दिया, भले ही ये फैक्ट और प्रिंसिपल डिसीजन का हिस्सा नहीं है। इज दैट क्लियर? ऑबिटर डिक्टा also guides future judgments। now उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑबिटर डिक्टा एंड रेशियो डिसाइडेंडी। यहां पे लिखेंगे ऑबिटर डिक्टा, यहां पे लिखेंगे रेशियो डिसाइडेंडी। क्या ये फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स? यस बेटा। which were considered at the time of passing decision। ये क्या है बच्चों? रेशियो डिसाइडेंडी, रीजंस on basis of which any decision is passed। Second, not the part of decision। ये पार्ट ऑफ डिसीजन है या नहीं है? रीजंस, यस, रीजंस आर। लक्ष्मी मेडिकल आया कि नहीं भाई? लक्ष्मी मेडिकल कहाँ है? नहीं आया? रीजंस आर पार्ट ऑफ द डिसीजन। इट सर्व्स as guidance to future
judgments, it is binding on inferior courts. inferior courts को जो भी रीजन उस सुपीरियर कोर्ट डिसीजन देने के टाइम पे फॉलो करते हैं, इंफीरियर कोर्ट उस स्टेट के जो भी इंफीरियर कोर्ट है उनको वो फॉलो करना ही है. इट कैन बी फाउंड in the records of the case. It is the part of judgment only. ये जजमेंट का ही हिस्सा है. Is that clear? Okay. चलिए बच्चों, so this is the first question that we are done with. पहला हो गया हमारा ऑर्बिटर डिक्टर. इतनी ही आसान भाषा में आपको एग्जाम में आंसर लिखने हैं. अगर आप मॉड्यूल की लैंग्वेज याद, खैर अपन तो हमेशा ही आसान भाषा में लिखते हैं, नोट्स भी अपन ने आसान भाषा में ही बनाए. सो ये ही आपको लिखना है बच्चों कि आप एग्जामिनर को कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं. चलिए लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखिए. Write a short note on Austin's command theory of law. ठीक है, लिखा सबने? Write a short note on Austin's command theory of law. Done? चलिए इसका आंसर लिखेंगे. क्या बोलता है ऑस्टिन बच्चों, अगर आपको याद हो बच्चों? यस, पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी. यस और नो बच्चों? यस. और किसके लिए लॉ बनते हैं? yes who are yes who are a political subject. तो बच्चों आंसर लिखेंगे. सबसे पहले लिखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. ये आदत डालिए सबसे पहले. एज पर ऑस्टिन, एज पर ऑस्टिन, law is a command of politically superior authority. For the persons, yeah, for the people who are political subject. ऐसे ही है बच्चों ऑस्टिन का. ओके, ऑस्टिन differentiated between law properly so called and laws improperly so called. उसने किस चीज के बारे में डिफरेंशिएट क्रिएट किया बच्चों? लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ प्रॉपरली, लॉज improperly so called. yes or no बच्चों? yes. as per him laws properly so called
are commands, are general commands are what beta? General command, but they will be proper if they are made by a proper authority. लेकिन लॉस को आप प्रॉपरली कब बोलेंगे बच्चों? क्या हर एक कमांड लॉ है? आपकी मम्मी आपको बोलती कि बेटा आज घर से मत निकलना, क्या मम्मी का ऑर्डर प्रॉपरली लॉ है? प्रॉपर लॉ है? नहीं। वो प्रॉपर लॉ कब है बच्चों? अगर लॉ प्रॉपर कब होगा? अगर उनको कौन बनाता है? एक प्रॉपर अथॉरिटी उनको बनाती है। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, ऑस्टिन also said that law creates obligations and also provides punishments. चलिए, so law has three main features as per ऑस्टिन। बच्चों, ऑस्टिन के हिसाब से लॉ के तीन मुख्य फीचर्स हैं। ये इसके हिसाब से लॉ के तीन मेन फीचर्स हैं। पहला, इट इज अ कमांड। which orders a person to do or not to do certain acts, and if such command is not followed, और बच्चों अगर आपने वो कमांड फॉलो नहीं किया, देयर विल बी पनिशमेंट्स। दूसरा, द कमांड is given by a politically superior authority, और तीसरा, लॉ हैज अ सैंक्शन। बच्चों, सैंक्शन का मतलब क्या होता है? पावर्स, अथॉरिटी। यस बेटा, लॉ हैज sanction, which means a kind of punishment to the person who does not obey the law. लास्ट में कंक्लूड कर देना बच्चों, आइसिंग बहुत जरूरी है केक के ऊपर। Hence we can say that Austin's theory of command has made a significant contribution in the field of jurisprudence। और हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑस्टिन की थियोरी है, इसने एक
अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है, अच्छा खासा योगदान दिया है ज्यूरिस्प्रूडेंस की फील्ड में। डन? Great. So we are done with this with two questions. Now we'll start with the third question. Let's see. अब थोड़ा सा अपन आगे चले जाएंगे. Okay. Question लिखो. Write a question. The liability of the government can either be contractual or tortious. Comment. The liability of government can either be contractual or tortious. इसके ऊपर comment कीजिए. लिखा? सबसे पहले चल ना, ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे. ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन लिखा सब लोगों ने? चलो स्टार्ट करो. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. स्टार्ट ऐसे ही करोगे. द लाइबिलिटीज आर क्रिएटेड in favor of government in two ways. पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल. और दूसरा टॉर्टियस. उसके नीचे लिखोगे द contractual liability arises in favor of government when. याद है आपको? yes yes yes. So these are the 3 points. जल्दी से लिखिए. ये 3 पॉइंट्स हैं, जल्दी से लिखिए. When the contract should be मत लिखना, अपन ने चेंज किया स्टेटमेंट. तो the contract is in the name of President of India, Governor of State. The contract should be in writing. Second, as it is लिखना. Third, the authorized person must sign the contract on behalf of the governor or president. ठीक है? लिखा बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना. उसके बाद एक पॉइंट लिखना. द लाइबिलिटी या ये हो गया. कौन सी लाइबिलिटी? कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी. हाँ है ना? ओके. उसके बाद एक केस था, अगर आपको याद है, लोटस हॉस्पिटल का एक केस था कुछ. तो लोटस फाइनेंस क्या था? यस. उसके बाद लिखना इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस क्या था? लोटस फाइनेंस कुछ था ना?
अरे व्हाट वाज दैट केस? हाँ, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल. यस, it was decided that the contracts entered by government can be enforced. जो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपन क्या कर सकते हैं? एनफोर्स कर सकते हैं. बाय विच रेट? मैंडमस. ये सुनो बच्चों, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ये हो गया फर्स्ट लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये सुनो, और एक और था ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ होता है और वो आगे जाके वॉइड हो जाता है तो गवर्नमेंट को जो भी बेनिफिट मिला है वो रिटर्न करना चाहिए. हाँ या ना? डोंट यू रिमेंबर? चलो नहीं तो इतना ही लिख लेना बस. आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. और सेकंड लाइबिलिटी लिखिए. सेकंड इज टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सेकंड कौन सी लाइबिलिटी थी? सेकंड लाइबिलिटी वाज व्हाट? टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें क्या था बच्चों? इसमें होता यस, if the government officers commit a tort at the time of discharging their duties, comma, the government is liable or not liable? The government is liable. However, if it is proved that tort was committed at the time of discharging some sovereign duty, then the government will not be liable. ऐसा लिख दो. ठीक है. और उसमें एक और चीज याद रखना कि लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स इज डिफरेंट. गवर्नमेंट ऑफिसर तभी लायबल होगा जब उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर काम किया है. एक पॉइंट और लिखना. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, एक लाइन छोड़ के, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट is different from its officers. The officers will be liable only when they have exceeded their authority or have acted negligently. ठीक है. और एक वो लिख देना, एक केस चेल्सी वाटर सप्लाई कंपनी वाला केस था ना कुछ तो, या फिर वो विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस था, याद है आपको? हाँ, एक विद्यावती वर्सेस वाला लिख देना. इन द केस ऑफ
विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या था वो, जीप वाला था क्या? हाँ, जल्दी से लिख दो, 2 लाइन में खत्म कर देना। इट वॉज डिसाइडेड दैट, जल्दी सर क्वेश्चन को खत्म करना। कितना, 1 पेज हो गया कि आधा पेज हुआ है? मोर देन, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। डन। चलिए बच्चों, विल प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ जाएंगे दादा। लिख लिया सब लोगों ने विद्यावती वाला केस लिखा? ग्रेट। सो थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे। Administrative law is the byproduct of ever increasing functions of the government. Now state have no longer policies limited to maintaining internal order and external threats. Examine। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा है वही इसका आंसर लिख सकता है बच्चों, और मेरे हिसाब से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 बार क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन लिखो जल्दी से। चलिए लिखा। चलो एक बार 2-3 बार रीड कर लो इस क्वेश्चन को। चलिए बताइए मुझे क्या मतलब निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का, क्या बताना है अपने को? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मतलब एक रिजल्ट है। एक मिनट ध्यान देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक रिजल्ट है। क्यों बने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट के फंक्शंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, स्टेट्स मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है। States have no longer policies limited to maintaining internal order and external threats. States की अभी सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि इंटरनल ऑर्डर, स्टेट के अंदर सुरक्षा रखे, शांति रखे, ये तो जिम्मेदारी है ही है, बट इसके अलावा भी स्टेट्स की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, और इसीलिए इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके ऊपर अपने को क्या करना है? कमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। चलिए, यस विल राइट। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ने पे इसलिए ज़्यादा जोर देता हूं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज
are the laws that create responsibility and accountability on the government and its officers. ठीक है? As we know, comma, in today's time, parliament and courts do not have sufficient time to take care of the various needs of the citizens. ठीक है? फुल स्टॉप. स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट in today's time, the functions of government is not only limited to maintain internal order. Order का मतलब peace and protect from external threats. External threats मतलब war वगैरह के, war, terrorism threats. But the government functions are manifold. Manifold मतलब बहुत सारे functions हैं. सर गुड मॉर्निंग. अरे सर वो प्रॉब्लम में फंस गया था, अभी ठीक हो गया फिलहाल तो. जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. जी सर. आर मैनीफोल्ड जैसे कि सच एज, बच्चों गवर्नमेंट के फंक्शंस प्रोवाइडिंग एजुकेशन, empowering women, maintaining infrastructure, ensuring adequate foreign reserve, stable securities market. ठीक है? तो ये सारे फंक्शन, इतने सारे फंक्शंस गवर्नमेंट के, हर एक फील्ड में गवर्नमेंट के फंक्शन हैं. all these functions cannot be discharged effectively unless we have proper administrative laws. और ये सारे फंक्शंस को आप प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर सकते जब तक अपने पास क्या नहीं है बच्चों? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव, विच clearly establishes the roles and responsibility of government and its officers so that citizens receive timely services.
Hence, we can conclude that क्वेश्चन रिपीट कर देना यहाँ पे. डन. दैट्स ग्रेट. चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएंगे. बच्चों ये प्रॉपर क्वेश्चन देखो और उसका आंसर देखो. क्या आपको लगता है कि हमने जस्टिफाई किया है क्वेश्चन के साथ? और मेरी तारीफ मत करना, ईमानदारी से बताओ. और अगर इंप्रूव करना है तो हम इंप्रूव भी करेंगे. बट जस्ट सी द क्वेश्चन एंड सी वेदर वी हैव प्रॉपरली एक्सप्लेन द एग्जामिनर की क्वेश्चन क्या पूछ रहा था. क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? गवर्नमेंट के बढ़ते हुए फंक्शंस का. तो बच्चों सही है ना, गवर्नमेंट के फंक्शन बढ़ रहे हैं. तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट बिना लॉ, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो लॉ बनाए बिना वो फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे? तुमको लगता है? नहीं करेंगे. तो उसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? अरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाओ तो झक मार के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे. यस और नो? चलिए ग्रेट. नाउ आगे बढ़ जाएंगे बच्चों. नेक्स्ट. इधर देखिए, क्वेश्चन देखिए. Allegation against the accused was that he furnished a certificate to get the employment as ETT teacher, which was found to be bogus and forged, inasmuch as school was not recognized for the period given in the certificate. However, the certificate did not anywhere say that school was recognized. Whether the accused is guilty of any offence, explain with the help of decided judicial precedent. किसी जुडिशियल केस लॉ की मदद से आप इसका आंसर लिखिए. जल्दी से क्वेश्चन लिखिए. टेक 5 मिनट्स का टाइम एंड राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखिए फटाक से. जल्दी लिखिए प्लीज.
डन। चलिए, चलिए शैल वी। हाँ जी। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है मुझे बताओ। क्या हम लोगों ने अपने इंडियन पीनल कोड को पढ़ते वक्त ये केस लॉ देखा है? अरे भाई, उत्कर्ष लक्ष्मी मेडिकल कहाँ गया ये तो बता पहले। रुक जा, उसको मैं फोन लगाता हूँ उस साले को। हाँ गया, रुक जा। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है भाई। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। भा, भाई वो उस दिन जब कंपनी लॉ का अपन राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और चौथे या पांचवें नंबर का जब क्वेश्चन आया था, तो उसका जो आवाज था ना, बस ऐसा लग गया था कि किसी ने उसके शरीर से आत्मा निकाल ली है। उसका सारा कॉन्फिडेंस हिल गया था वहां पे। है? अरे नहीं होता रे ऐसे, मतलब आई, ये राइटिंग प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको मैं यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ पता है? यहाँ पे आप ये नहीं सीख रहे हैं कि आंसर कैसे लिखना है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं ना, आंसर शुरू कैसे करना है। क्योंकि एक बार आंसर शुरू करना आ गया ना, तो फिर आप शाहरुख खान हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन से टैकल करना भी सीखना। यस यस, अब बाकी के तो बहुत सारे बेनिफिट है। श्रुति तो आ गई क्या? यस सर, हमारे बस कल पर समझ। अरे तेरे को बहुत याद कर रहे थे लोग यार उस दिन, जितने लोगों का कटा है क्लास में फेयरवेल के दिन, सबकी तारीफ हो रही थी उस दिन। तो काटने की परंपरा किसने शुरू की, कैसे क्या हुआ? शुभदा नहीं है यहाँ पे। एनीवे, मिस कर दिया तूने फेयरवेल। फेयरवेल बहुत अच्छा हुआ उस दिन, मजा आया कि नहीं भाई सब लोगों को? यस सर, बहुत और इतना अजीब लग रहा था ना भाई। अरे कोई अजीब नहीं, और अभी तो तुम लोग को मैं खुशखबरी दे रहा हूँ। हम लोग अभी नए प्रेमाइसेस में जाने वाले हैं, जो प्रेमाइसेस इससे भी डबल है। बहुत बड़ा प्रेमाइसेस है हम लोग। लाइक आप पागल हो जाओगे अभी आइकन का। आपने प्रेमाइसेस देख लिया तो यू विल गो क्रेजी। लोकेशन अपनी क्लास के पास में ही है, मतलब बराबर सामने पीछे है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते जब तक अग्रीमेंट ना हो जाए। बट पिछले साल में भगवान की कृपा से आप लोगों की इतनी मेहर, इतनी मेहरबानी, इतनी कृपा आप लोगों की हुई है बच्चों। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो शायद हम लोग इस काबिल हो सके दैट वी मूव टू अ बिग प्रेमाइस। बहुत बड़ा प्रेमाइस है। अपन क्रिकेट खेल सकते हैं अंदर ही अंदर, इतना बड़ा प्रेमाइस है। सर ग्रुप टू तक हो जाएगा फिर। हाँ। ग्रुप टू तक हो जाएगा। अरे ग्रुप टू क्या, 15 दिन में शिफ्टिंग है वहां पे। 15। एग्रीमेंट हो गया सर। हाँ, मैं तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ, कम टू पुणे। यू विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इफ यू कम टू पुणे। एनीवे, चलो शैल वी स्टार्ट। अच्छा, ये फॉर्जरी का सेक्शन 465 है क्या, अगर मैं गलत नहीं हूँ? ये फॉर्जरी है ना? 465 ही है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो, सबसे पहले स्टार्ट करो। एज पर सेक्शन 465 ऑफ इंडियन पीनल कोड, if a person makes, comma, false documents or false electronic records with the intention of, ये ये सब साथ में लिखना, causing damage or to commit fraud or to injury to public, ये comma, such act amounts to forgery। बस ये हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया। such act amounts to forgery, so that act will be called as forgery। जल्दी से।
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको अगर केस लॉ याद है तो ये वाला केस लॉ एज इट इज था, कौन सा, बलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सुनो ना। उसके बाद लिखना इन द केस ऑफ बलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, it was decided that just by showing teaching experience, just by showing teaching experience in the certificate, and not stating anything about the recognition of the school from where the course was done will not amount to forgery. Will not amount to फॉर्जरी। ये सुनो, आपने तो सिर्फ ये बताया था कि मैंने वहां से ये कोर्स किया था, क्या आपने रिकग्निशन के बारे में बात करी थी? आपने रिकग्निशन के बारे में बात की, इट विज नॉट अमाउंट टू द फॉर्जरी, ठीक है। सो लिखो, सो एक लाइन छोड़ के लिखना, सो इन द गिवन क्वेश्चन और इसीलिए इन द गिवन क्वेश्चन क्या होगा, गिवन क्वेश्चन द अक्यूज्ड will not be guilty of any offense. Is that clear? सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखो, नवीन वाला क्वेश्चन लिखो, सब लोग लिखो जल्दी से। Naveen takes property belonging to Ganesh out of Ganesh's possession in good faith. Belonging at the time when he takes it, that property belongs to himself. Later on, Naveen discovers his mistake, dishonestly misappropriates the property to his own use. Explain what offense has he done? यस राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर दो बार पढ़ेंगे एंड देन विल कम टू एनी कंक्लूजन। और सेम स्ट्रेटजी यू हैव टू फॉलो इन एग्जाम। कल मैं SLCM की राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा था शाम को, एंड राइटिंग प्रैक्टिस कराने के टाइम पे मैं आंसर लिखवा रहा था और एक क्वेश्चन मैंने ही ढंग से नहीं पढ़ा, एकदम कॉन्फिडेंट था भाई मैं क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन का 2 लाइन देखा और मैंने ही ढंग से नहीं पढ़ा और मैंने अल्टीमेटली पूरा आंसर लिख दिया। बट एक पार्ट उसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि एक्सेप्शंस क्या है, मैं वो नहीं बता पाया क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं। फिर एक स्टूडेंट ने याद दिलाया कि सर ऐसा ऐसा है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डन?
ठीक है। सो क्या हो रहा है बच्चों इस केस में, नवीन क्या कर रहा है, गणेश की प्रॉपर्टी ले रहा है गणेश के पोजीशन से इन गुड फेथ। सो नवीन किसकी प्रॉपर्टी ले रहा है, हाँ ये बिलोंगिंग नहीं होगा, ये बिलीविंग होगा, ठीक है। और जब वो गणेश के पोजीशन से प्रॉपर्टी छीनता है तो उसको क्या लगता है ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो फॉर एग्जाम्पल रोशनी के पास मेरा पेन रख, मतलब रोशनी का पेन है और मैंने बोला यार ये सेम पेन तो मेरे पास है, अरे रोशनी के पास मेरा पेन आ गया, तो रोशनी से मैंने उसका पेन ले लिया, समझा क्या। हाँ जी। सो बेसिकली व्हाट हैव यू डन इज, आपने करा क्या है कि आपके पास दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, मतलब आप ले लेते हैं और आप गुड फेथ में लेते हैं, अच्छी नीयत में लेते हैं, क्या मान के कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन बाद में आपको पता चल जाता है कि यार नहीं, मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे घर पे रखी है, मेरा पेन तो मेरे घर पे रखा है, मैं फालतू में रोशनी का पेन लिया है। और फिर लेकिन मैंने क्या किया, रोशनी के पेन कोई अपना बनाने की कसम खाई है। क्या अपन ने पढ़ा है सेम चीज बच्चों। चलो लिखो, आप लोग खुद से लिखो, स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1 में सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन आई से दिस डील्स विद क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। चलिए तो स्टेप 1 लिखिए, सेक्शन 403 एंड 404 डील्स विद क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 403 जो भी बंदा डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है या फिर अपने खुद के यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है, व्हाट बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको क्या हो सकता है, imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, yes or no बच्चों। so just complete the step 1, जल्दी से complete कीजिए। डन स्टेप 1। ओके नाउ उसके बाद लिखिए, आप लिख सकते हैं इन द प्रेजेंट केस भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इन द गिवन क्वेश्चन, नवीन टेक्स द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू गणेश आउट ऑफ गणेश's possession in good faith believing at the time when he takes it the property belonging to himself। इसको आप आसान भाषा में भी लिख सकते हैं, इन द गिवन क्वेश्चन लिखना, नवीन takes the property of Ganesh in good faith believing it to be his property। now till here, यहां तक नवीन has not done any offense, but if Naveen discovers या Naveen knows, but if Naveen knows that the property does not belong to himself, to him, but Naveen को जब पता चल गया कि property does not belong to him,
when Naveen knows that property does not belong to him and still keeps the property for his own use, comma, he will be guilty for an offense under IPC. हो गया बच्चों? चलो, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे याद किया दिल ने चलो लिखो इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. A confession made by the accused on the faith of promise made by the police officer that he would get off if he made. चलो जल्दी से लिखो. प्लीज राइट द क्वेश्चंस. जल्दी से लिखिए क्वेश्चन को. डन. चलो. सो बेसिकली आपने कन्फेशन कर दिया. किसके फेथ पे, किसके विश्वास पे? एक बार रीड करो. सॉरी, पहले एक बार रीड करो क्वेश्चन. जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस. डन. Okay. A confession made by an accused on the faith of promise made by the police officer, making the investigation that he would get off if he made a disclosure of offense committed by him or would get a pardon. Pardon matlab maafi. Whether such confession made by the accused is admissible as evidence, state the relevant provision of law. हाँ जी. आपने लालच में, पुलिस वाले ने कहा कि आप सच सच बता दीजिए और अगर आप सच सच बताते हैं तो आपको माफ़ी मिल जाएगी सज़ा से. बच्चों, कैन आई से मनी हाइस्ट आप सब ने जिसने देखा है वो बता सकता है कि लालच में दिया गया कन्फेशन, लालच में दिया गया स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं कहलाता. हाँ या ना? डर, दबाव, लालच. डू यू रिमेंबर? चलिए स्टार्ट करें. चलिए ना. अच्छा, ये भी एक तरीका होता है लिखने का. अगर इसका आप आंसर देखें तो फैक्ट्स, इश्यू, प्रोविजन, कंक्लूजन, ये भी एक तरीका होता है. लेकिन ये तरीका हम कब फॉलो करते हैं?
जब कोई केस लॉ हमको ढंग से नहीं आता तब हम ये प्रोविजन फॉलो करते हैं, अदरवाइज हम 2 स्टेप में आंसर लिखते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 इज द प्रोविजन, स्टेप 2 इज डायरेक्टली केस के बारे में, इन द गिवन क्वेश्चन केस के बारे में थोड़ा बताते हैं और वहीं पे हम कंक्लूड कर देते हैं। यस और नो? हाँ, लेकिन आप चाहें तो ये भी एक तरीका फॉलो करते हैं, बट ये तरीके में टाइम बहुत लगता है, इसलिए ये तरीका तभी फॉलो कीजिएगा जब आप किसी केस को लेकर क्या नहीं है, श्योर नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, लेकिन लिखेंगे, चलिए तो एक बार इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले फैक्ट क्या है यहाँ पे, लिखो। द पुलिस ऑफिसर मेड अ प्रॉमिस दैट इफ अक्यूज्ड मेक्स ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ कन्फेशन बिफोर द मैजिस्ट्रेट ही विल गेट अ पार्डन। ये सुनो बच्चों, अरे यही है ना फैक्ट, जल्दी से लिखो। डन। इश्यू क्या है, झगड़ा। अच्छा, और दूसरा, एक मिनट, दूसरा फैक्ट क्या है? द अक्यूज्ड ऑन द फेथ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स वर्ड मेड अ कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट। आरोपी ने पुलिस ऑफिसर के प्रॉमिस के आधार पे क्या किया, कन्फेशन कर दिया। झगड़ा किस चीज को लेके है, इश्यू क्या है? इश्यू मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वेदर द कन्फेशन ऑन द फेथ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स वर्ड बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। क्या पुलिस ऑफिसर के वादे के हिसाब से, पुलिस ऑफिसर के लालच में आके जो आपने कन्फेशन दिया है, क्या वो आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? यस और नो? अरे हाँ या ना? चलो, ये हो गया इश्यू। नाउ लुक एट द प्रोविजन। प्रोविजन देखो क्या है। एज पर सेक्शन 24 to 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कन्फेशन, चलो जल्दी से लिखो, ये प्रोविजन लिखो और आखिरी में कंक्लूड करना। डन। चलिए, लिख लिया बच्चों? हाँ जी, हाँ जी, लिख लो। अरे लक्ष्मी मेडिकल इसलिए नहीं आया होगा, उसको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा ना, उसका फोन सुबह से बंद ही होगा बेचारे का। चलो लिख लिया, और आखिरी में कंक्लूड कर देना। डन, ग्रेट। उज्जवल भाई, श्रेया कहाँ है? हैं?
अरे क्या हो गया भाई, पैचअप ब्रेकअप हो गया क्या? भाई श्रेया कहाँ है? चलो इधर देखो। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, लुक एट वन मोर क्वेश्चन। जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए, राइट दिस क्वेश्चन इन 5 minutes। प्लीज राइट दिस क्वेश्चन एवरीवन। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन सबको समझा ऊपर वाला? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रागिनी और राजेंद्र वाला देखिए। ये प्रैक्टिस कहाँ पे अपलोड होगी भाई? कहीं तो होगी, टेंशन मत ले। ये आपके रेगुलर वाले में मेरे ख्याल से अलग से एक फोल्डर बनेगा, राइटिंग सेशंस, जहाँ पे ये सारे सेशंस आएंगे। कंपनी में आ गया ना, यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा। लिखो जल्दी से क्वेश्चन। Ragini told Rajendra in the year 2007 that she had committed theft of the jewelry of her neighbor Asha। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो आप, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ ये क्वेश्चन। डन? चलिए ना प्लीज हियर। तो रागिनी ने राजेंद्र को बताया, और उसके बाद ध्यान से देखो, बताने के बाद रागिनी और राजेंद्र की शादी हो गई 2008 में, हाँ है ना? ओ दादा, शादी बाद में हुई, और 2009 में रागिनी के खिलाफ केस चालू हो गया ज्वेलरी का। राजेंद्र को बुलाया गया है कि एविडेंस दो, डिसाइड वेदर राजेंद्र कैन डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन मेड बाय रागिनी इन द ईयर 2007। सो एक बार जल्दी से लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? एक बार रीड करना वापस से और मुझे बताना क्या हुआ। बच्चों एक क्वेश्चन सबसे पहले बताओ किससे रिलेट करता है? वेरी नाइस, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन जो है वो रिलेट करता है। और आपको पता है ना, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है, यस और नो? यस एंड दिस। और बच्चों आप सबको ये भी पता है कि ये डिवोर्स के शादी मतलब शादी खत्म होने के बाद डिवोर्स के टाइम पे भी इनको प्रोटेक्शन मिलती है, यस और नो बच्चों? हाँ या ना? चलो, लेकिन बच्चों ये जो प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन किसको माना जाता है? अच्छा इसका आंसर क्या होगा? क्या एविडेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जल्दी बताओ, एविडेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? पक्का नहीं माना जाएगा? श्योर, लॉक कर दूं? अब एक काम करो बच्चों, फिर से सोचो, कौन से कम्युनिकेशन को प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन माना जाता है? ड्यूरिंग द मैरिज। ड्यूरिंग द मैरिज मतलब शादी के टाइम पे ना? लेकिन यहां पे उसने कब बताया? यहां पे उसने शादी के पहले बताया था, इफ यू रिमेंबर, यस और नो? यस। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर ने घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि शादी के टाइम पे अगर कम्युनिकेशन हुआ है तो दैट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, अदरवाइज वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नहीं है, यस और नो बच्चों?
चलो लिखो इसका आंसर। अरे ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के सेक्शंस कौन से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स। जी बेटा। हाँ देख लो एक बार, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर टू। आज का ये कौन सा, छठवा है सातवां है, कौन सा क्वेश्चन है ये? सेवेंथ है ना? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देखिए कौन सा सेक्शन है एज पर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत, कोई कितने सेक्शन याद रखोगे? इंडियन एविडेंस एक्ट में साला 15-20 अलग अलग लॉज हैं। तो एज पर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द कम्युनिकेशन between the husband and wife during the marriage are treated as privileged communication, and these communications are not considered as evidence by the court of law. Full stop. Even after divorce, these communications are protected. आपका तलाक होने के बाद भी इन कम्युनिकेशंस को क्या करा जाता है? प्रोटेक्ट करा जाता है, ठीक है? ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, in the given question, Ragini had told Rajendra about theft in the year 2007. That is before the marriage. So this communication is not a privileged communication, as it was not made during the marriage. So if Rajendra discloses this fact in the court, again, so Rajendra discloses the fact of theft by Ragini in 2007, the court will consider it as evidence.
अच्छा, एक और चीज़, अच्छी चीज़ याद रखना, जो भी आपके आंसर में कीवर्ड होते हैं, एक पेंसिल लेके बैठना, आंसर लिखने के बाद ना तुरंत उसको ना थोड़े थोड़े अंडरलाइंस कर देना, जो चाहते हो कि एग्जामिनर वो चीज़ पढ़े। जैसे सेक्शन आप लिखते हो सही हो, कॉन्फिडेंट हो। फिर ये क्वेश्चन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को अंडरलाइन कर दो। तो ये भी एक प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो मुझे ज़रूरी लगती हैं, मैं उनको क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, तो एग्जामिनर का ना विशेष ध्यान वहाँ पे जाता है। तो इसको भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, सो विल रेस्ट फॉर द डे।